नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति धनखड़ की उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय में बिगड़ी तबीयत, लाया गया राजभवन। डॉक्टर्स की टीम कर रही है जांच। देहरादून में धामी कैबिनेट की हुई बैठक, 4 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मॉनसून सत्र का स्थान और तारीख सीएम करेंगे तय। उत्तराखंड में भाजपा ने मनाया संविधान हत्या दिवस। सीएम धामी समेत कई नेताओं ने बोला हमला। सत्ता की भूख में कांग्रेस ने लगाई थी इमरजेंसी। हल्द्वानी में दर्दनाक हादसा, नहर में कार गिरने से 4 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। सीएम धामी ने हादसे पर जताया दुख। और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून में झमाझम बरसे मेघ। गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। अचानक उनकी इस दौरान तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद आनन फानन में उन्हें राजभवन लाया गया। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने याद किया, नहीं तो पुराने समय में आज कौन किसको ज्यादा वो करता है। उनकी एक क्वेश्चन है, भारत के दूसरे व्यक्ति हैं वो उपराष्ट्रपति है। उन्होंने याद किया, इमोशनल भी उनकी थोड़ा तबियत भी गड़बड़ाई और बाद में नॉर्मल हो गए थे, लेकिन इमोशनल होने की वजह से थोड़ा हो रहा। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। कुमाऊं यूनिवर्सिटी उनकी बहुत आभारी रहेगी। उन्होंने यहाँ आए, अपना महत्वपूर्ण भाषण दिया और 100 स्टूडेंट को पार्लियामेंट दिखाने और अपना गेस्ट के लिए आमंत्रित किया है। मेरे को भी कहा है, मैं भी 100 स्टूडेंट के साथ उपराष्ट्रपति जी से मिलने दिल्ली जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नैनीताल पहुंचे थे। यहां पर हल्द्वानी आर्मी हेलीपैड पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, सांसद अजय भट्ट, मेयर हल्द्वानी गजराज बिष्ट भी मौजूद रहे। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने मौजूद सेना के जवानों से मुलाकात की और कुमाऊं विश्वविद्यालय पहुंचकर वहां पेड़ लगाया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने ये पौधारोपण किया था, जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें नैनीताल राजभवन लाया गया। यहां डॉक्टर्स की टीम उनकी जांच कर रही है। देहरादून में सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 4 प्रस्तावों पर कैबिनेट मोहर लगाई। बैठक में उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी मिली। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तृतीय चरण के शुरू होने की दशा में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया है। उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के साल 2025 का वर्षकालीन के द्वितीय सत्र आहूत किए जाने को भी मंजूरी मिली। स्थान और तिथि निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम धामी को अधिकृत किया। एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत किए गए और इसके प्रस्तुत किए जाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के सुझावों और संस्तुतियों को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया। भारतीय जनता पार्टी आज आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस मना रही है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने जिले और बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसका मकसद लोकतंत्र के इस काले अध्याय की जानकारी देना है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि 50 साल पूर्व इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था और विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम किया था। आज वही कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है।
क्योंकि आज के दिन 50 वर्ष पूर्व कांग्रेस की नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से देश में आपातकाल लगाया था, चौथे स्तंभ से लेकर के विपक्ष के नेताओं का गला घोटने का काम, उनको जेल में ठूंसने का काम जिस प्रकार के कांग्रेस की सरकार ने किया, वो कांग्रेस आज संविधान बचाव की बात करती है। कांग्रेस को आज का दिन याद करना चाहिए। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी तमाम जगहों पर गोष्ठियां करके, कार्यक्रम करके ये नई जो पीढ़ी है उसको बताना चाहती है कि इस देश के अंदर किस प्रकार से एक तानाशाही सरकार रही है। उत्तराखंड की सियासत में चर्चा का केंद्र बने पूर्व विधायक सुरेश राठौर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी नेतृत्व को अपना पत्र सौंपा और मीडिया के सामने साफ शब्दों में कहा कि ना कोई शादी की, ना आपत्तिजनक बयान दिया, अगर वीडियो है तो दिखाओ। राठौर ने कांग्रेस पर भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने नेताओं की वीडियो सामने लाए, फिर सवाल उठाए। कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया और ना कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ को कभी कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो नोटिस क्यों दिया था फिर आपको पार्टी? देखो, अब किसी ने क्या संज्ञान लिया, मैंने उसका जवाब लिखित में दे दिया। पार्टी प्लेटफार्म पे अपनी बात को रख दी। वर्ष 1980 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 45 साल पार्टी में काम करते हुए मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का 2 बार 3 बार मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ, 2 बार आयोग का उपाध्यक्ष रहा हूँ। कभी भी मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कभी कोई बयानबाजी किसी नेता के विरुद्ध नहीं की गई और ना भारतीय जनता पार्टी के संगठन के। विपक्ष अगर वीडियो जारी करना तो नरेंद्र तिवारी के करें, हरीश सिंह रावत के करें, और हरीश रावत जी के करें, अब उनके करें जो उनके लोग हैं। क्या करें? मैंने कहा आपने क्या, आपने फेरे फेरते हुए देखा क्या? वरमाला डालते हुए देखा क्या? सिंदूर लगाते हुए देखा क्या? कोई सर्टिफिकेट कहीं कोर्ट मैरिज किया क्या? नहीं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा बोला था। मैंने कहा वो जीत गई, मैं हार गया। जो शादी नहीं किया, मैं शादी की कोई बात नहीं कर रहा। शादी नहीं किया, मैं वो जीत गई, मैं हार गया। वो क्या जीत कर रही है? वो फिल्म अभिनेत्री हैं और जिस फिल्म की बात करती हैं, जो बाल वाले चित्र की बात करती हैं, मैंने वो क्लेरिफिकेशन भी दे दिया। कहो तो मैं आपको दे दूं। पहाड़ों की रानी मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। अब वो देहरादून से मसूरी केवल 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। अभी दोनों शहरों के बीच करीब 33 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 1.25 घंटे का वक्त लगता है। इस पहाड़ी रोड पर अक्सर घंटों तक जाम लगा रहता है, लेकिन अब दोनों शहरों को जोड़ने के लिए 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रोप वे बनाया जा रहा है, जो सितंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। देहरादून मसूरी रोप वे का लगभग 50% काम पूरा हो चुका है। इस रोप वे के निर्माण से मसूरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को आकर्षक प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। साथ ही ये रोप वे सड़क यातायात में कमी लाने में भी मदद करेगा। मसूरी का जो रोपवे है और इसमें जो निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है, अभी लगभग 5.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और पुरकुल से लेकर लाइब्रेरी चौक तक लगभग 26 टावर इरेक्ट होने हैं। उसमें से 16 टावर्स में काम हो चुका है और 10 में भी अब फाउंडेशन खोलने की कार्रवाई लगभग शुरू हो चुकी है। और वैसे तो इनको लगभग सितंबर आपको 26 तक कंप्लीट करके देना है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से ये पूरा हो जाए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज सुबह अस्पताल से बच्चे की डिलीवरी के बाद घर जा रहे एक परिवार की कार नहर में जा गिरी। इसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 दिन पहले जन्मा हुआ जो बच्चा है वो भी नहीं बच सका। आपको बता दें, भारी बारिश के कारण तूफान पर था और इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर नाले में जा समाई। कार में कुल 7 लोग सवार थे। इनमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया। उत्तराखंड में आज मौसम खराब बना हुआ है। सुबह से प्रदेश भर में बादल छाए हुए हैं। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश हुई और इस दौरान सड़कों पर वाहन चला रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
आपको बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज प्रदेश में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। लोगों से इस दौरान सतर्क रहने को कहा गया है। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में अब नई कार्यकर्त्रियों को जोड़ने की तैयारी चल रही है और इसके जरिए आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का प्रयास किया जाएगा। इस बात पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि कई महिलाएं व्यक्तिगत कारण और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते सही से काम नहीं कर पा रही हैं और इसे देखते हुए हम प्रदेश कार्यकारिणी के साथ कुछ जिलाध्यक्षों को भी बदल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगस्त में हम प्रदेश भर में विधानसभावार महिलाओं की यात्रा निकालेंगे, जिसमें हम बेरोजगारी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर महिलाओं को जागरूक करेंगे। प्रदेश में जो लोग हम लोगों ने पहले महिला कांग्रेस के कार्यकारिणी में लोग थे और वो सक्रिय रूप से काम नहीं कर पा रही किसी भी वजह से, कोई व्यक्तिगत कारण है या स्वास्थ्य की वजह से, तो कुछ नए लोगों को हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी में और कुछ जिलाध्यक्ष हम लोग बदल रहे हैं। साथ साथ हम लोगों ने अब, क्योंकि आने वाला अभी पंचायत चुनाव सर पे है और विधानसभा का चुनाव भी बहुत जल्दी आ रहा है, तो 5 लोकसभा में 5 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ जनरल सेक्रेटरी अटैच करी हैं और हम लोग ये बरसात के बाद अगस्त से विधानसभा वाइज महिलाओं की एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें कि जो महिला सुरक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो स्वास्थ्य की परेशानी है, स्वास्थ्य सुविधाओं की परेशानी है पूरे क्षेत्र में है, उस पर हम लोग एक अवेयरनेस यात्रा निकालेंगे और उसकी तैयारी हमारी चल रही है। उसके लिए ये प्रभारी नियुक्त करी गई। आज हम आप लोगों को ये लिस्ट भी हम लोग रिलीज कर रहे हैं, प्रेस रिलीज कर रहे हैं, जिसमें 5 पदाधिकारी, 5 लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उनके नाम और फोन नंबर अवेलेबल हैं। उत्तराखंड वन विभाग की कमान अब समीर सिन्हा को सौंप दी गई है। 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी समीर सिन्हा को प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन की सेवानिवृत्ति के बाद ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें कैंपा की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। पदभार संभालने के बाद समीर सिन्हा ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकताओं में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और विभागीय समन्वय को मजबूत बनाना प्रमुख रहेगा। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल को धन्यवाद दिया। और इस दृष्टि, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, वन विभाग के ऊपर उत्तराखंड के एक बहुत बड़े भूभाग के प्रबंधन की जिम्मेदारी है और इस दृष्टि से वन विभाग का जो दायित्व है उसका एक बहुत बड़ा सामाजिक दायरा भी है। विभाग इस दृष्टि में जो प्रयास कर रहा है, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों को अपने साथ जोड़ने का, मेरा सर्वप्रथम प्रयास रहेगा कि उस तरह की जो भी गतिविधियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर है और इसी के साथ साथ 11 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत होने जा रही है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा के साथ साथ आगामी कावड़ यात्रा की भी तैयारी पूरी कर चुकी है। प्रशासन पूरी तरह सजगता से कावड़ यात्रा को भी सफलतापूर्वक संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दोनों यात्राएं सुचारू तरीके से संपन्न होंगी। 11 जुलाई से हमारा सावन लगेगा, उसके बाद हमारी यात्रा चलेगी कावड़ की। उनके लिए भी व्यवस्था सरकार ने की है कि आने वाले जो भी हमारे कावड़ ये होंगे उनके लिए बाकायदा रस्तों में जो फुटपाथ है उसको सही तरीके से किया जाए और उनको व्यवस्था दी जाए। जगह जगह टेंट की जो व्यवस्था की जाती है, उनके ठहरने की, रुकने की व्यवस्था, तमाम हर चीज़ों की जो व्यवस्था की जाती है उनको लेकर के सरकार अपना काम कर रही है। कावड़ भी हमारी बहुत अच्छे से चलेगी और यात्रा भी जो हमारी चारों धाम की वो भी बहुत अच्छी चलेगी। खबर देहरादून से है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि आगामी माह से शुरू हो रही कावड़ यात्रा के लिए देहरादून में विशेष रूट निर्धारित किए गए हैं।
डाक कावड़ को लेकर विकासनगर, पोंटा साहिब, सहारनपुर और मसूरी रूट से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाईपास मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। शहर के अंदर भारी वाहनों को और कावड़ियों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि जलाभिषेक से पहले ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाएगी ताकि कावड़ियों को हरिद्वार या गंगोत्री की ओर सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से भेजा जा सके। जो हमारे जो आउटर इलाके हैं वहाँ पर हमारा जो फोर्स रहेगा वो लगातार निरंतर रहेगा कि शहर में डाक कावड़ की गाड़ियाँ ना आए। साथ ही साथ लास्ट के 3 दिन जो डाक कावड़ की गाड़ियाँ बहुत अधिक संख्या में हरिद्वार में जब प्रेशर होता है तो वो देहरादून के रास्ते जाने का प्रयास करते हैं, तो बिहारीगढ़ में भी जो जॉइंट हमारी जो फोर्स लगती है वहाँ पर विगत 3 दिन पहले जब जलाभिषेक से पहले वो भी लगाई जाएगी, जिससे कि डाक कावड़ की गाड़ियाँ देहरादून में ना आकर सीधे हरिद्वार अपने गंतव्य को जाए। नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में देशभर के 20 राज्यों से करीब 500 से ज्यादा खिलाड़ी और स्टाफ हिस्सा लेंगे। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस आयोजन के लिए देहरादून में विशेष ट्रेनिंग कैंप भी लगाए। खेल विभाग के लिए विशेष प्रमुख सचिव ने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए देश भर से खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। यहाँ इंटरनेशनल कोच को उत्तराखंड बुलाया गया है, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगस्त में इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन होना है। इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से अपनी तैयारी कर रही है। इनके रुकने की, खाने की व्यवस्था यहीं पे इन्होंने करवाई है और इनके कोचेज भी विदेश से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉरेन कोचेज हैं वो उनको कोचिंग भी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आइस हॉकी का टूर्नामेंट अभी जस्ट सकुशल संपन्न हुआ, जिसमें कि आपने देखा ही होगा कि हमारे चूँकि 1 महीने तक आइस हॉकी की इंडिया टीम यहाँ चूँकि क्लोज रही, तो अल आइन में अबू धाबी में चैम्पियनशिप में वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई एशियन चैम्पियनशिप में। तो यहाँ भी एक एशियन चैम्पियनशिप प्रपोज्ड है जो कि अगस्त में होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें भी हम लोग एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। उपराष्ट्रपति धनखड़ की उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय में बिगड़ी तबीयत, लाया गया राजभवन, डॉक्टर्स की टीम कर रही है जांच। देहरादून में धामी कैबिनेट की हुई बैठक, 4 प्रस्तावों की मिली मंजूरी। मानसून सत्र का स्थान और तारीख सीएम करेंगे तय। उत्तराखंड में भाजपा ने मनाया संविधान हत्या दिवस, सीएम धामी समेत कई नेताओं ने बोला हमला, कहा सत्ता की भूख में कांग्रेस ने लगाई थी इमरजेंसी। हल्द्वानी में दर्दनाक हादसा, नहर में कार गिरने से 4 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। सीएम धामी ने हादसे पर जताया दुख। और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून में झमाझम बरसे मेघ, गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।